बीपीएससी के लिए हम लोग सेट 3 को आज पढ़ेंगे। बताइएगा लोग कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और वही वो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो पोलो खेलते समय घोड़ा से गिर गया लाहौर में और उसकी मृत्यु हो गई। क्लियर है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। ठीक है, और वह दिल्ली के मेहरौली में 1206 ईस्वी में जब वो बनता है दिल्ली का सुल्तान, तब उसको शुरू कराया था। तब यहाँ से प्रश्न आता है कि आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके सम्मान में उसको शुरू किया था? बख्तियार काकी के। बख्तियार काकी जो थे प्रसिद्ध सूफी संत थे, और उन्हीं के सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 में दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को शुरू कराया। लेकिन 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय। घोड़े पर से खेला जाता था, गिरकर मृत्यु हो गया। जिसके बाद इस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने कराया, अल्तमश। ठीक है, और वर्तमान समय में यह 5 मंजिला है। बीच के समय में जो है भूकंप या के कारण या तड़िक चालक के कारण उसमें नुकसान हो गया था, तो इसको पूरा कराया गया। और कुल ऊंचाई जो है लगभग 72 मीटर के आसपास है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि किस मुगल शासक ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? जहांगीर। तो कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 से 1609 के बीच दिल्ली में मुगल दरबार में आता है, आगरा में जहांगीर के शासनकाल में। और वो तो एक तो अंग्रेज था, लेकिन दूसरा ये था कि वो फारसी का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो उस कैप्टन हॉकिंस ने फारसी में अच्छा से बात किया जहांगीर से, मुगलिया सम्राट से। तो उसने क्या किया कि कहा कि भाई अंग्रेजों के इतना अच्छा बात कर रहा है कैप्टन हॉकिंस, तो उसको ये जहांगीर जो है इंग्लिश खान की उपाधि दे दिए और उनको मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत भी सम्मान दिया। तो अब यहाँ से प्रश्न आता है कि जहांगीर के काल में एक और अंग्रेज आया था जिसका नाम था सर टॉमस रो। तो 1608-9 में तो आता है कैप्टन हॉकिंस, जेम्स प्रथम का दूत बनकर, जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। और 1615 से 19 के बीच 4 साल के कार्यकालों के लिए आता है सर टॉमस रो। क्लियर है कि सर टॉमस रो आया था। ठीक है, और टॉमस रो जो है मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के लिए उसने स्थान सुरक्षित कर लिया। क्लियर है? तो 2 लोग आए थे जहांगीर के काल में, एक तो कैप्टन हॉकिंस जिसे उसने इंग्लिश खान की उपाधि दी 1608-9 में, और एक 1615 में आया और 19 तक 4 सालों तक रहा। कौन? टॉमस रो। यही वह जहांगीर है जो शराब का बहुत सेवन करता था, और इसने तंबाकू पर भी प्रतिबंध लगा दिया। भारत में तंबाकू को लाने का श्रेय पुर्तगालियों को है। तंबाकू, मक्का, प्रिंटिंग प्रेस ये सब पुर्तगाली लाए। अकबर जो है उसने तंबाकू का सबसे पहले उपयोग किया, लेकिन बाद में जहांगीर भी तो शराब ज्यादा पीता था, लेकिन इसने शराब जैसे मादक पदार्थों जो भी तंबाकू अगर था उस पर बैन लगा दिया। जहांगीर ने ही मुगलिया सल्तनत काल में 60 घंटियों वाला न्यायिक जंजीर व्यवस्था को स्थापित की थी, जो यमुना के दाहिने तट पर स्थित था। यानी कि राजा का जो खिड़की था, उस खिड़की के खंभे में यमुना के तट पर सोने की जंजीर थी जिसमें 60 घंटियां थी। जिसको भी न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिल रहा है अगर मुगलिया साम्राज्य के अधिकारियों द्वारा, तो वो घंटी बजाएगा और यहाँ ये उपस्थित होगा। और 12 ऑर्डिनेंस को भी जारी किया था। किसने? जहांगीर। जहांगीर है जो, क्या नाम था उसका, उसके प्रेमिका का? अनारकली। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यारे किया कोई चोरी नहीं की, अब घुट घुट के मरना क्या। क्या? तो वही अनारकली थी। क्लियर है? और जहांगीर किसका पुत्र था? हरखा बाई का। यही अकबर ने जो क्या थी जी, जयपुर की महारानी, उसी का यह बेटी था, जयपुर की राजकुमारी का। और जहांगीर के पिता का नाम अकबर था, और जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहां था, और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। खुसरो था। देखिए, जहांगीर का जो शादी हुआ वो 2 हिंदू घराने में हुआ। तो दोनों हिंदू घराने में बड़े बेटे का नाम खुसरो था, जो उत्तराधिकार के युद्ध में जिसको गुरु गोविंद सिंह ने साथ दिया, और ठीक है, थी ने साथ दिया था अर्जुन देव ने। तो अर्जुन देव को इसने मरवा दिया जहांगीर ने,
और खुसरो को अंधा करवा दिया। और बाद में शाहजहां उसको दक्षिण भारत ले जाता है, खुसरो को खत्म कर देता है। और शाहजहां जो है इसको बचपन का नाम खुर्रम था और यही राजा बना शाहजहां। और शाहजहां भी बना तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाएगा जहांगीर के शासनकाल को। और उसी में उस्ताद मंसूर पक्षियों का चित्र बनाता था और उसे ही नादिर उल अस्त्र की उपाधि जहांगीर ने दी थी। ये प्रश्न जो है बिहार एसआई में पूछा हुआ भी है। और शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल गोल्डन एरा कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत बड़ी बड़ी भवनें बनवाई, जैसे कि ताजमहल आगरा में, दिल्ली का लाल किला। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य हरिहर एवं बुक्का। यह वही हरिहर एवं बुक्का है जिसको मोहम्मद बिन तुगलक साउथ से उठाकर अपने यहाँ लाया था। ठीक है? और कहा कि भाई मुसलमान बन जाओ, इतने अच्छे योद्धा हो। तो ये सब कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत चले जाते हैं। ठीक है? और उसके बाद वहां जाकर विजयनगर यानी कि जीत की शहर की स्थापना करते हैं कर्नाटक के हासपेट बेल्लारी जिला में। क्लियर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। और हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर है? और विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। और इसी में तुलु राजवंश के कौन थे? कृष्णदेवराय। जो बाबर यहाँ आया तो कृष्णदेवराय दक्षिण में सक्रिय थे और कृष्णदेवराय ने ही अपनी माता के सम्मान में नागलपुरम नामक शहर बसाया। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। बिल्कुल सही है कि आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। और साथ ही उस अबुल फजल ने अकबरनामा की भी रचना की थी। तो आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। देखिए फैजी जो था ना, फैजी ही मुगल अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। वह था कवि और फैजी का ही भाई था फजल। तो कहने का मतलब है कि एक आदमी का नौकरी लग जाए, एक आदमी गांव में मुखिया बन जाता है तो उसका पूरा बेटा, पत्नी, घर परिवार सब कोई मुखिया जी हो जाता है। तो फैजी का तो नौकरी था राज कवि के पद पर, नवरत्नों में से एक था अकबर का। तो किताब अपने नहीं लिख रहा है, किससे लिखवा रहा है? अपने भाई से। अकबरनामा और अकबरनामा और आईने अकबरी लिखवाया। किससे लिखवाया? कि उसको भी नौकरी जो है सो मिल जाए। तो अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने। क्लियर है? लेकिन अकबर के नवरत्नों में से राज कवि कौन था? फैजी था। बीरबल भी थे नवरत्नों में से एक, बीरबल भी थे जिनका वास्तविक नाम महेश दास था। क्लियर है? और उसके अलावा मुल्ला दो प्याजा थे, टोडरमल थे जो कि टैक्स से संबंधित थे, भू राजस्व प्रणाली को कि भूमि से कैसे टैक्स लिया जाए उसको तय करते थे। अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के समय में बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना था और अब्दुल रहीम खान खाना का बचपन किसके पास बीता था? जोधाबाई नहीं कही, उसका ओरिजिनल नाम हरखा भाई है। जोधाबाई तो जहांगीर के पत्नी का नाम है। वो टीवी सीरियल वाला एकता कपूर कुछ बना देगी, कुछ नाम रख देगी तो नहीं ना होगा का जी? ओरिजिनल नाम उसका हरखा भाई है, जयपुर की महारानी। तो यहां से हम लोग क्लियर किए कि आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी और उसी का बड़ा भाई फैजी जो था वो राज कवि था, नवरत्नों में से एक था। क्लियर है? एक और आदमी नवरत्न था इसके दरबार में, क्या नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त साम्राज्य के थे। उसमें कालिदास, अश्वघोष, माने ये लोग थे, कालिदास थे, ये लोग था ना, आर्यभट्ट वगैरह थे। और अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेवराय के दरबार में थे। विजयनगर साम्राज्य में अष्ट दिग्गज थे। अगर अष्ट प्रधान पूछा जाए तो ये शिवाजी के साम्राज्य में मराठा में थे, जिसमें पेशवा वगैरह है, चिटनीस, बकिया नवीस, ये सब। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था, देखिए बौद्ध संगीतियों से बार बार प्रश्न पूछ रहा है बीपीएससी जो है कि मसमोसु क्या है?
मसमसु माने प्रथम बौद्ध संगीति का हो गया मस से महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति का हो गया स से सबकामी, और उसके अलावा तृतीय का हो गया मोगली पुत्र, और चतुर्थ का हो गया वसुमित्र। और यही वसुमित्र चतुर्थ वाला जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ, जहां से बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। तो यहाँ से इसको क्लियर करना जरूरी है, चूंकि बार बार प्रश्न बीपीएससी में बौद्ध धर्म के संगीतियों से पूछ रहा है। संगीति का मतलब क्या होता है? समारोह। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिवार निर्वाण अर्थात मृत्यु के 483 वर्ष पूर्व के तत्काल बाद राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के काल में हुई, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ये यहाँ जो प्रश्न लिखा हुआ है 483 ईसा पूर्व, इसका मतलब समझते हैं बुद्ध के मृत्यु के 483 साल बाद, लेकिन यहाँ पूर्व इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग ईसा मसीह के जन्म से हम लोग सन को लेकर चलते हैं, इसलिए। तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी, और इनका मृत्यु हो गया कुशीनगर देवरिया जिला में। और जब मृत्यु हुआ तो इसको इनके बाद जो है 4 बौद्ध संगीतियां होती है। 483 में इनकी मृत्यु होती है महात्मा बुद्ध की। उसके बाद 4 बौद्ध संगीतियां होती है, जिसमें रावय पाकू, रा से हो गया राजगिरी पहला, पा से हो गया वै से दूसरा वैशाली, तीसरा हो गया पा से पटलिपुत्र, और चौथा हो गया प से कुंडलवन कश्मीर। और राजा का नाम है, प्रथम हो गया अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का था। उसके बाद कालाशोक, अशोक और अकावक। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि 4 संगीतियां हुई हैं, 483, 383, 251 और ईसा की प्रथम शताब्दी। कैसे याद करना है? 483, 383, 251। तो 483 जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी रावय पाकू राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, और मसमसु थे यानी कि प्रथम अध्यक्ष महाकश्यप था। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई कालाशोक के शासनकाल में, और 383 में, और इसका क्या था? सबकामी था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व, मोगलीपुत्तिस था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई कनिष्क के शासनकाल में ईसा की प्रथम शताब्दी में, और उसमें कौन था? वसुमित्र था। ठीक है। बौद्धों का विश्वकोश के रचनाकार कौन है? अशोक घोष। ठीक है। तो यहाँ से ये लोग ये क्लियर हम लोगों का हो गया। और इस द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने ही अष्टांगिक मार्ग पालन करने का निर्देश दिया। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि किराता जुर्नियम पुस्तक के लेखक कौन है? किराता जुर्नियम पुस्तक के लेखक भरावी हैं। किराता जुर्नियम पुस्तक के लेखक भरावी हैं। किरात वेशधारी शिव और अर्जुन की कथा है। भगवान शिव और अर्जुन की कथा है। महाकाव्य की रचना महाकवि भरावी ने की थी, और इसमें 18 सर्ग अध्याय है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कर्ण को पराजित करना था तो भगवान अर्जुन ने जंगल में जाकर तपस्या कर रहे थे। महाभारत कौन कौन लोग देखे हैं लोग? तो उसमें जब तपस्या कर रहे हैं तो भगवान शिव जो है कभी सुअर का भेष धर के आ रहे हैं, कभी बनवासी का भेष धर के आ रहे हैं, और उनसे ये युद्ध कर रहे हैं। तो जब तीर मार रहे हैं ना उस सुअर को, तो उससे पहले तीर ही छोड़ दे रहे हैं भगवान शिव। यानी कि वो जो तीर जाके आपको लगता है तब तक इनका तीर आके इधर से इनको हटा दे रहा है। तो इन लोगों में मैंने लगा है मैंने प्रतियोगिता, तो इनको तो द्रोणाचार्य का आशीर्वाद था, साथ ही भगवान श्री कृष्ण नारायण स्वयं थे, कृष्ण थी अर्जुन के साथ, तो तीर चलाना था। तो इनसे पहले तीर उनका पहुंच जा रहा था। किसका? भगवान शिव का। और वो थे बनवासी का रूप धर के आए थे। तो ये आश्चर्य पड़ गया कि भाई इस पूरे संसार में मुझसे बड़ा धनुधारी कोई नहीं है अर्जुन, तो भाई कौन आदमी है? लेकिन करते 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 पहचान लिए कि ये कोई नहीं है, जिनका मैं आराधना कर रहा हूँ भगवान शिव का, वही है। और शिव जी का ही कई गो धनुष था? 3 गो धनुष था, जिसको एगो धनुष को कौन तोड़ दिए? परशुराम जी का धनुष थोड़े था, भगवान शिव का धनुष था। हाँ, भगवान शिव का धनुष था जो समुद्र मंथन से निकला था, और उसी में से एक धनुष जी को राम जी तोड़ दिए, तो परशुराम जी गुस्सा आ गए, फरसा लेके चले आए कि भाई कृष्ण जी ने तोड़ा था, वही तोड़े थे। तो वही जो चर्चा है ना वो बनवासी वाला, तो वही किराता जुर्नियम पुस्तक है जिसमें भगवान शिव और अर्जुन का लड़ाई है। तो इसी में जो है इसके लेखक कौन थे? तो भरावी थे। क्लियर हो गया कि किराता जुर्नियम में भगवान शिव और अर्जुन की गाथाओं का वर्णन है, और इस महाकाव्य की रचना महाकवि भरावी ने की थी। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि चोल वंश का संस्थापक कौन था?
विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। और एक बार ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि किस शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी? 8वीं शताब्दी में। क्लियर है। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। और चोल काल में नटराज की मूर्ति, जो भगवान शिव का नटराज वाला अवतार है डांस करते हुए, वो और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। स्थानीय स्वशासन मतलब समझते हैं ग्राम पंचायतों के लिए। चोल का एगो यही नटराजे का मूर्ति स्थानीय स्वशासन मजबूत नहीं है। नौसेना भी बड़ा मजबूत था उसका, तब न श्रीलंका पर कब्जा कर लिया राजा प्रथम। और श्रीलंका की राजधानी सिहली को जीत कर क्या बनाया? चोल मंडलपुरम। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? ऑप्शन में बोल रहा हूं, लोथल, डाबरकोट, राखी गढ़ी और कालीबंगा। लोथल है। लोथल क्या प्रकार है? सी पोर्ट था, यानी कि बंदरगाह था लोथल। और लोथल जो था भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है। और इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी आजादी के बाद। और यह एक प्रसिद्ध गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड या सी पोर्ट था। तो लोथल गुजरात में, भोगवा नदी किनारे, खोज रंगनाथ राव। क्लियर है। सुतकोटदा कहाँ है? सुतकोटदा पाकिस्तान में सकता है। कालीबंगा, सुतकोटदा कश्मीर में थी है। कालीबंगा उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। और इसको वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जो है डेवलप भी किया जा रहा है लोथल को। जैसे कि भुज में बनाया जा रहा है, हाँ, भूकंप स्मारक केंद्र बनाया जा रहा है, उसी तरह लोथल में इसको मैंने पुरातात्विक अवशेषों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में है, जो एक पोखरा के अंदर टीले पर स्थित है। अष्टकोणीय है शेरशाह का मकबरा। और शेरशाह के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोग जानते ही होंगे। तो बताइए लोग कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? शेरशाह ने। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? शेरशाह के शासनकाल में। रुपये का सिक्का किसने चलाया? शेरशाह ने। ठीक है। और टोडरमल जो था इसी के शासनकाल में था। ठीक है। और शेरशाह का शासनकाल इतना, उसका प्रशासन इतना मजबूत था कि जिसको आज भी भारत सरकार या बिहार सरकार उसको फॉलो करता है। उसने प्रत्येक 5 किलोमीटर पर सराय का निर्माण कराया था, जो लोगों के ठहरने के लिए, और साथ ही एक प्रकार का बुझिए कि डाक चौकी, पुलिस चौकी था। उसके शासनकाल में एक इतिहासकार लिखता है कि अगर कोई महिला गहने से लदे हुए रात्रि को 12 बजे अगर सामान बेचने निकल जाए तो सुबह आएगी तो वैसे ही रहेगी, कोई नहीं लूट सकता, क्योंकि वो चोर या डकैत जानता है कि शेरशाह मुझे नहीं छोड़ेगा। जबकि वृद्ध व्यक्ति था। इसका शासनकाल शेरशाह का 1540 से लेकर 1545 तक रहता है। और शेरशाह ने मुगल बादशाह हुमायूं को निर्वासित करके दिल्ली पर कब्जा किया था। कई लड़ाइयाँ लड़ा, इसमें पहला लड़ाई, मतलब पहला बिहार का भी शासक था जो, हाँ, अफगान शासक था, दिल्ली पर कब्जा किया। हाँ, और हो सके तो एक दिन और भी कोई बैठ सकता है। नीतीश कुमार प्रयास में है, नीतीश चाचा, लेकिन देखिए क्या होता है, मोदी का भी क्रेज कम नहीं है। खैर जो हो, वो तो राजनीति की बातें हैं। तो 1539 में यह कौन सा लड़ाई लड़ता है? चौसा का युद्ध, जो कर्मनाशा नदी के किनारे बिहार के बक्सर जिला में लड़ा गया था, हुमायूं एवं शेरशाह के बीच, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। और यह एक भिस्ती के सहारे बच निकला था। और जो इसको बचाया था नाव खेने वाला निषाद जाति के थे, तो उन्हीं के जो बचाया था उनको एक दिन का ये मुगल का बादशाह बना दिया था। और जब वो राजा बना तो उसने चमड़े का सिक्का चलाया। सबसे पहले जो है चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? इतिहास में सबसे पहले चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ना छोड़िए, बाद में लास्ट में बता देंगे चमड़े का सिक्का किसने चलाया था। तो चमड़े का सिक्का उसने एक दिन के लिए चलाया। उसके बाद होता है 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसमें हुमायूं पूरी तरह से हार जाता है। और उसके बाद आसानी से शेरशाह सूरी दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लेता है। टोडरमल भी शेरशाह के शासनकाल में ही था, और बाद में फिर मुगलिया अकबर के शासनकाल में आ गया। और शेरशाह की मृत्यु कालिंजर युद्ध के दौरान होती है, जब यह उक्का नामक अग्रयास्त्र चला रहा था तो टकराकर बारूद पुनः आकर इसे लगा, मृत्यु हो गई। ठीक है। रुपये का, चांदी का जो सिक्का है वो इसने ही, शेरशाह ने ही चलाया। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। बहुत अच्छा। उसको शेरशाह की उपाधि
बिहार के अफगान शासक बुहार खान लोहानी ने, बिहार के अफगान शासक जो बुहार खान लोहानी ने उनको एक शेर मारने के कारण शेर खान की उपाधि दी थी। एक आदमी को और जो है शेर खान की उपाधि मिली थी, अली कुर्की बेग की, जो था नूरजहां का पति, और उसको ये उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। और जब मर गया तो उसकी पत्नी विधवा बेगम जो थी नूरजहां, उससे शादी कर लिया जहांगीर, और उसको नूर महलिया की उपाधि दी। क्लियर है? बहुत सारी चीजों पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बताइएगा लोग कि सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक ब्रांच की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, अनुशीलन समिति कहाँ की संगठन थी? बंगाल की प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलनों वाली समिति थी, और इसकी एक शाखा सन 1913 में पटना में सचिंदर सन्याल ने स्थापित की थी। क्लियर है? यहाँ लिखा हुआ है कि सचिंदर सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की, जबकि ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देने का सेंटर खोला। तो यहाँ से ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भागलपुर में जो है अनुशीलन, ढाका अनुशीलन समिति का सेंटर किसने खोला? तो रेवती नाग ने। इसका मतलब है कि रेवती नाग भागलपुर से सक्रिय थे, और यदुनाथ सरकार बक्सर जिला में। इन्होंने क्या किया? ट्रेनिंग सेंटर खोला, और अनुशीलन समिति का काम यही था, खून का बदला खून, मारो पीटो, राजनीतिक डकैतियां करो, सरकार का पैसा लूट के बंदूक कर दो, और अंग्रेजों को इतना मारो पीटो कि डर के भाग जाए। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि बिहार समाजवादी पार्टी सन 1931 का गठन किसने किया था? वही गरारा, हाँ, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंदन सिन्हा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, इन लोगों ने मिलकर जो है सन जुलाई 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। ठीक है, और इसके गठन में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंदन मिश्रा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जैसे लोग शामिल थे। अगर वही पूछेगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? 1934 में बम्बई में, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन जैसे लोग शामिल थे। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि सोन और गंगा नदी का संगम पर बिहार का कौन सा जिला स्थित है? पटना जिला स्थित है। सोन जो है दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है, और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, और यह रोहतास में पर देखिए वहां से निकलेगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड जाएगा, और झारखंड में से के बाद बिहार के रोहतास जिला में प्रवेश करेगा, और रोहतास से औरंगाबाद, अरवल और भोजपुर जिले में बहते हुए पटना के शहर के पश्चिम किनारे मनेर के हल्दी छपरा में गंगा नदी में मिल जाता है। यानी सोन और गंगा नदी के संगम पर पटना बसा है, और इस पटना को पाटलिपुत्र के नाम से कौन बसाया था? उदयन। और पटना नाम से मध्यकाल में कौन बसाया? शेरशाह सूरी। और वहीं 1541 ईस्वी में जो है पटना को मध्य बिहार की राजधानी बनाया शेरशाह सूरी ने। और बाद में कौन? अजीमुद्दीन मुगलिया राजकुमार, उसने इसको अजीमाबाद के नाम से 1 करोड़ रुपया खर्चा करके पटना को बसाया था। और फर्रुख सियर जो है मुगलिया बादशाह, जिसको बाद में ये नहीं ना अंधा करवा दिया था सब, कौन? सैयद बंधु अंधा करवा के मरवा दिया फर्रुख सियर को। तो फर्रुख सियर का राज्याभिषेक भी पटने में हुआ था, बाद में जाके दिल्ली में किया। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन है? वही कांवर या कन्वर बेगूसराय में स्थित है। इस बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा है, जो गंडक की क्या है? विसर्प झील का उदाहरण है। बेगूसराय के मझौल अनुमंडल का कांवर झील देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर साइट है, और यह झील 16 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और यह अपनी जल निमग्न वनस्पति यानी कि हाइड्रेवेलसेरिया लेप्रेसिस नेम्बेसिया ईटी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और पुनः यह झील प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है, और साथ ही एशिया का सबसे बड़ा है, जो गंडक नदी द्वारा विसर्प का उदाहरण है। यानी कि बाद नदी जब मैदानी भागों में जाती है ना, तो ऐसे 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 जहां जहां नरम मिलेगा मिट्टी काट के ऐसे बहेगी, और बाद में क्या करेगी? ऐसे हैंग हैंग बहती है नु, तो बाद में मिली तो सीधा हो जाएगी, तो बाकी जन कट के जन छट गई सांपो खाने उहे हो गई विसर्प। बोर्ड रहता तो थोड़ा अच्छा समझते लोग कि विसर्प आके सांप कैसे चलता है, नाम है विसर्प। हाँ, तब नेक्स्ट बताइएगा लोग कि ब्रह्मा योनि पहाड़ी जो है बिहार के किस जिला में है? ब्रह्मा योनि जो पहाड़ी है गया में है। गया शहर चारों ओर से कई पहाड़ियों से घिरा है, जिसमें रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मा योनि का ज्यादा महत्व है।
तो रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मा योनि की पहाड़ियां बिहार के गया जिले में है। और ब्रह्मा योनि पहाड़ी का पौराणिक महत्व है और इसका उल्लेख रामायण, महाभारत और बौद्ध साहित्यों में है। इसके शिखर से गया शहर का अत्यंत मनोहरी दृश्य नजर आता है। तो ब्रह्मा योनि, प्रेतशिला और रामशिला गया में है। और गया क्या है, तापमान उसका बहुत कम रहता है, गर्मी के दिनों में ज्यादा हो जाएगा, ठंडा के दिन में भी कम हो जाएगा। और वहाँ जल का जो वाटर लेवल है वो भी काफी कम है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का वहाँ पर भी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? उसको निरंजना या लीलांजन नदी भी कहा जाता है, जिस नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर यही पूछा जाए कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, रिजुपालिका नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध को जो है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनको किस वृक्ष के नीचे जो है, पीपल के। और वही महावीर स्वामी को पूछेगा जैन धर्म वाले को तो देखिए आपने नाम अच्छा कहा, बढ़िया कहा। बोधि वृक्ष का मतलब है पीपल और बट वृक्ष का मतलब है बरगद। तो बट वृक्ष यानी कि बरगद के नीचे महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर और साथ ही जैन धर्म के प्रवर्तक भी थे। और भगवान बुद्ध को मतलब पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा। तो ब्रह्मा योनि की पहाड़ियां रामशिला, प्रेतशिला गया में। नेक्स्ट बताइएगा कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो। हाँ क्लियर है। और ये क्यों हुआ था? दिकुओं के विरुद्ध अंग्रेज के जो भू राजस्व बसे नहीं थे, बाहरी लोग को दिकू कहा जाता है जंगल में जाकर। हाँ देखिए ये 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ, ये वही भागलपुर यमराज महल की जो पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है, इसे दामन एवं को कहा जाता है। बहुत उपजाऊ था और बुकानन जो था सर्वेयर था। अंग्रेज सरकार ने उसको पैसा दिया कि लो तो घूम के देखो कहाँ कहाँ उपजाऊ मिट्टी बा। जब भी जंगल में पहुंचता है बुकानन तो देखता है बाप रे, तो बड़ा उपजाऊ मिट्टी है, खूब अच्छा फसल हो रहा है। तो जाके अंग्रेज के यहाँ रिपोर्ट किया। अंग्रेज कहा कि चलो टैक्स लो। तो जानते हैं अंग्रेज को, देखिए अंग्रेज का एक ही नीति है, सबसे हित ही निभाएगा, लेकिन पैसा से नहीं, पैसा उसको चाहिए चाहे पैसे दीजिए। अंग्रेज कहीं भी मतलब डायरेक्ट रूप से टैक्स कहीं नहीं वसूला है। क्या कैसे काम किया है? हम इस एरिया को जीत लिए, हम क्या किए कि आप जो है इधर का जमींदारी ले लीजिए, टैक्स वसूलिएगा, कुछ आप रखिएगा, कुछ हमको दीजिएगा। तो आपको जमींदारियां बेच देता था। तो क्या किया, बाहर से बुलाया दिकू लोगों को, जमींदार लोगों को, और उनको उस एरिया कहा कि हमारा 100 एकड़ जमीन बा, ले लो तुम, अब आप वहां टैक्स वसूलिएगा। तो जनता की नजर में खराब कौन होइएगा? आप। लेकिन जब तक जनता समझेगी तब तक देर हो गया रहेगा। बाद में जनता समझ में आएगा कि भाई असली मालिक अंग्रेज है। तो अंग्रेजों की जो भू राजस्व की जो नीति थी उसके, और जमींदारी यानी कि दिकुओं द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था संथालों के बहन बेटियों के साथ, ठीक है, इसके चलते इन लोगों ने तीर धनुष उठाया, लड़ाई किया। तो इसके नेता थे संथाल विद्रोह के सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, जो 4 भाई थे, और इनकी 2 बहनें भी थी, फूलो जानो। इन सभी लोगों ने इसमें जान गंवा दिया था। क्लियर है? इस पर बीपीएससी में मेंस में भी लिखने के लिए आता है। संथाल विद्रोह भगवान बिरसा मुंडा पर, जिनके जन्म दिवस 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को कब विभाजित किया गया था? सन 2000, 15 नवंबर 2000 को झारखंड को विभाजित किया गया था। देखिए बंगाल का विभाजन तो 2 बार हुआ है। हाँ, एक तो पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल बांटा गया, फिर 1912 में बांट दिया गया। तब बिहार में उस समय उड़ीसा झारखंड, उसके बाद बिहार को 36 में उड़ीसा निकाल दिया गया और 2000 में झारखंड को निकाल दिया। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? कब प्रदान किया गया था? 2006 में। देखिए बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम बनाया गया 2006 में, और उसी 2006 के पंचायती राज अधिनियम में अनुच्छेद 243 के डी यानी कि घ के अंतर्गत जो है पंचायत, हाँ ठीक है, आरक्षण का प्रावधान किया गया 50%। पंचायत स्तर पर जितने भी नौकरी होंगे उसमें महिलाओं को 50%, या सीटों का जो आवंटन होगा चुनाव के लिए उसमें भी 50%। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण
ग्राम सभा है। ग्राम सभा है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, वहाँ डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी तो एक प्रकार की समझिए कि एग्जाम का ही ग्राम्य सभा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। डायरेक्ट सवाल कीजिए और डायरेक्ट उसका आंसर लीजिए। नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 यानी कि 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्रवाई से। देखिए 300 जो है वाद और कार्यवाही है, मुकदमे और कार्रवाई। 302 जो है व्यापार वाणिज्य समागम पर टैक्स जो लगाया जाएगा उसका है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर कि नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर कि परंपरा पर या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर? तो भारत में न्यायिक प्रणाली जो है संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोनों पर आधारित है। संविधान के अनुसार ही निर्णय होता है। कानून का शासन लंदन का दिया हुआ है। विशेष परिस्थिति में परंपरा भी नहीं, देखिए विशेष परिस्थिति में परंपरा भी निर्णय लेने का आधार कभी कभी बन जाता है। हम तो कहते हैं जज के मूड के ऊपर भी निर्भर करता है। मन करेगा तो टिल एंड डेथ हैंग्ड, चढ़ा दो फांसी पर। जज साहब ने सुनेगा तो लगेगा किसी नहीं। अच्छा, किस राज्य में पहली बार लोकायुक्त स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में। सबसे पहले लोकपाल को जो है 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। लोकपाल सबसे पहले लोकपाल जो है 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था और उड़ीसा में यह अधिनियम 1970 में पारित हुआ था। तो अधिनियम पारित कब हुआ था? सबसे पहले अधिनियम कहाँ पारित हुआ था? उड़ीसा में 1970 में। किंतु उड़ीसा ने इसको 1983 में लागू किया था। लेकिन लोकपाल का नियुक्ति कर दिया सबसे पहले महाराष्ट्र 1971 में। बिहार में लोकायुक्त का गठन वर्ष 1974 में और पंजाब में 1995 में, केरल में हुआ। तो सबसे पहले ये लोकायुक्त वाला अधिनियम कौन बनाया? उड़ीसा। लेकिन लोकायुक्त को बना कौन दिया? महाराष्ट्र। और बिहार में कब लोकायुक्त का गठन किया? 74 में। नेक्स्ट बताइएगा कि संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है पुस्तकालय, ईंधन एवं चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और ग्रामीण खेल। हाँ, ग्रामीण खेल नहीं है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित 29 विषय शामिल है, जिसमें प्रमुख क्या है? कृषि है, मत्स्य उद्योग है, ग्राम उद्योग है, ग्रामीण आवासन है, ईंधन है, चारा है, सड़क पुल है, जल मार्ग है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, गरीबी उन्मूलन है, टेक्निकल प्रशिक्षण है और उसके अलावा कॉमर्शियल शिक्षा है, पुस्तकालय है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS सब है। लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख नहीं है। याद रखिएगा लो इसको। जब भी सुन लीजिए बिहार का कोई भी एग्जाम होगा उसमें पंचायती राज से प्रश्न जरूर एक आता है। कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, जरूर एगो पंचायती राज से प्रश्न आएगा। इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लो कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया? 1953 में। जो वो हुआ था ना, वो क्या नाम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसके 1 साल बाद राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम को शुरू किया गया। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं यानी कि स्वयं सहायता के प्रयासों के आधार पर डेवलपमेंट कार्य को आगे बढ़ाया जाए। और वर्ष 1997 में केंद्र सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में ही उसको प्रारंभ कर दिया था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के कामकाज की जांच और बेहतरी के लिए सुझाव देने हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। और तब ना बलवंत राय मेहता समिति कहे कि भाई पंचायती राज बनाओ। कैसा? और गांधी जी ने भी क्या कहा था? राम राज को वापस लाओ। यानी कि आप अगर कुम्हार हैं, आप बनाते हैं माटी का हड़िया और ये मान लीजिए कि छैटी बनाते हैं बांस का, तो एक दूसरे में क्या कर लेना है? आपको प्लास्टिक का सामान नहीं खरीदना है, हड़िया जाके खरीदना है। आप जाके इनसे छैटी खरीद लीजिएगा। ये इनका क्या दूध हो रहा है तो जाके दूध ले लीजिए। हम मान लीजिए नाई हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे दाढ़ी बनवा लीजिए। ऐसे ही ग्राम का चलता था, इसीलिए वो कहते थे ग्राम स्वराज, और आज बन गया है जन सुराज। किसका? प्रशांत किशोर साहब का। नेक्स्ट बताइएगा। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत
1953 में, 2 अक्टूबर 1953 को। इसमें क्या था कि स्वयं सहायता के प्रयासों से डेवलपमेंट कार्य को आगे बढ़ाना, जबकि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो देखिए कभी पूछ रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो उसी के आसपास घूम रहा है प्रश्न। नेक्स्ट बताइएगा लो, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि, ठीक है, फूड एवं एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद के पास था। नेक्स्ट बताइएगा लो, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। झारखंड में। भूमिगत कोयले का दहन झरिया कोयला खनन क्षेत्र में लंबे समय से हो रहा है। भूमिगत दहन का मतलब क्या समझते हैं? कोयला के खदानों में आग लग गई है जो बुझ नहीं रही है, यानी कोयला अंदर अंदर जल रहा है। तो भूमिगत कोयले का दहन जो है झरिया कोयला खनन क्षेत्र में लंबे समय से हो रहा है, और यह झारखंड का महत्वपूर्ण कोल खनन क्षेत्र है जो उन्नत किस्म के कोयले के लिए जाना जाता है। और रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, और भारत में सबसे पहले वहीं खोदा गया था। तो फेंक दिल थरिया और बलम गईले झरिया। कहाँ बा झरिया? झारखंड में है। और वहां जाके क्या किए? आग लगा दी। कौन? बलम जी। नेक्स्ट बताइएगा लो कि बिहार के किस जिले में अवरख का भंडार है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से बताइएगा लोग। गया में। बिहार के नवादा जिले में सर्वाधिक अवरख के भंडार है, और झारखंड के कोडरमा क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त गया के बिजनौर और विष्णुपुर आदि स्थानों में भी अवरख मिलते हैं। कहने का मतलब यह है, ये है बीपीएससी। प्रश्नों को ध्यान से सुनकर जवाब ही देना है। अगर ये पूछता, देखिए इसमें नवादा ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन भी हम नहीं बोले थे, तो बिहार के जो है नवादा जिले में सबसे ज्यादा अवरख है। उसके अलावा गया में भी पाया जाता है, तो गया के बिजौर और विष्णुपुर में। देखिए प्रश्न को फंसाया कैसे है। जानता है बीपीएससी कि बच्चे जो हैं वे सर्वाधिक उत्पादक वाले या भंडार वाले जिले को याद करेंगे, लेकिन यहाँ क्या किया, नवादा जिला को छोड़ दिया और ऑप्शन में गया डाल दिया। तो अधिकारी ऐसे नहीं ना बनाएगा, सेने शौचालय का चेक काटिएगा। तो बिहार के नवादा जिले में सर्वाधिक अवरख के भंडार मिलते हैं, और साथ ही गया के बिजनौर और विष्णुपुर में। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां कहाँ से निकलती हैं? बहुत बढ़िया। दामोदर नदी, कोयल नदी और सुवर्ण रेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात है। क्लियर है? छोटानागपुर के पठार से निकलती है, और यह झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद और हजारीबाग, रांची आदि जिलों में स्थित है। छोटानागपुर का पठार जो है खनिज पदार्थों से बेहद समृद्ध है। क्लियर है? और दामोदर नदी की ही कौन सी सहायक नदी है? बराकर, जिस पर मैथन एवं तिलैया बांध है। तिलैया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि पट्टी सीमा परियोजना किन दो नदियों को जोड़कर बनाई जा रही है? परियोजना कृष्णा और गोदावरी। पट्टी सीमा जो है एक प्रकार की लिफ्टिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट है। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है जो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ती है, और यह भारत में निर्मित अभी तक की सबसे तीव्र गति से पूरी होने वाली परियोजना है। जितनी भी प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें सबसे फास्टेस्ट इसमें काम हुआ है पट्टी सीमा परियोजना। और ये क्या है? लिफ्टिंग सिंचाई परियोजना है। इसमें दो नदी शामिल है, गोदावरी जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, जो नासिक के तरफ गांव की पहाड़ी से निकलती है, और उसके अलावा कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, और वो भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक बार जानते हैं क्या हुआ था महाबलेश्वर में? इसी का नाम आप लोग सुने हैं? सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय के मानसीराम में। उससे भी ज्यादा बारिश हो गया था महाबलेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा लोग कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि का होगा। कैसे? तो बताइए कैसे होगा? क्योंकि उसको जल में डालने पर वो तैरने लगता है।
इसका घनत्व तो कम है, अगर जल में डाल दिया जाए तो वह तैरने लगेगा। और टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। शनि को अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं। क्लियर है? तो शनि ग्रह का जो है डेंसिटी सबसे कम है, यानी कि उसको सबसे ज्यादा घनत्व जो है उसका कम है, और उसको पानी में डाला जाएगा तो वो तैरने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि कौन मीठे पानी की झील है? ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ, चिल्का, सांभर, बुलर, लोकटक। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो बुलर झील है वो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है, और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। और भारत की सबसे बड़ी, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील। और इसी लोकटक झील में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और उसमें क्या होता है कि घास और कुछ मिट्टी का तैरता हुआ छोटा छोटा आइलैंड टाइप का है, उसी पर हिरनवा का करती है सब। हिरनिया कूद के ऊपर जाए घास का, फिर कूद के ऊपर जाए। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। और इस तरह पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील, जो कि एक प्राकृतिक है और यह भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है, यानी कि अपने बने हुआ वहां गड्ढा भरेगा। आपको पता होगा कि जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां कभी टेथिस नामक सागर था। तो क्या हुआ कि प्लेट विवर्तन क्रिया होगा, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक, और बल पड़ गए और वहां टेथिस सागर चल गया अंदर और पहाड़ आ गया। क्लियर है? कि इसी झील में जो है केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। बताइए, क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि गंगा के मैदान को एक किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन है पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिन क्लाइन, कास्ट प्लेन। जियोसिन क्लाइन। गंगा के मैदान को एक जियासिन क्लाइन यानी कि भूसन्नति के रूप में वर्णित किया गया है। भूसन्नति सागर के वैसे संकरे एवं छिछले भाग को कहते हैं जिसमें लंबे काल में मलबा का जमाव होता रहता है। तो गंगा के मैदान को जियोसाइक्लाइन यानी कि भूसन्नति के रूप में वर्णित किया गया है, और भूसन्नति सागर के वैसे संकर यानी कि पतले एवं छिछले भाग को कहते हैं जिसमें लंबे समय से मलबा को जमाव होता रहता है। वर्तमान में गंगा का मैदान भूसन्नति का सुंदर उदाहरण है, यानी कि भूसन्नति को हम लोग क्या कहते हैं? जियोसाइक्लिन कहा जाता है। और पूर्व में यहाँ हेलिस सागर था। क्लियर है? गंगा नदी का जो मैदान था वहां पूरे में कौन सा सागर था? हेलिस सागर था। आज तक तो हम लोग टेथिस सागर का नाम सुन रहे, एक और नया सागर यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो रिलेटेड है किससे? जियोडेसी पृथ्वी के अमाप की माप से। जियोडेसी पृथ्वी की आकृति, अंतरिक्ष में अभिविन्यास और गुरुत्वाकर्षण को सटीक रूप से मापने और समझने के पृथ्वी विज्ञान है। और वर्तमान में प्रचलित शब्द जीपीएस का संबंध जियोडेसी ही विज्ञान से है। तो जियोडेसी का क्या मतलब है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, अंतरिक्ष में यह कैसी दिखती है, और गुरुत्वाकर्षण को सटीक रूप से मापने और समझने के लिए पृथ्वी विज्ञान यानी कि अर्थ साइंस ही जियोडेसी है। और वर्तमान में जीपीएस का संबंध भी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का संबंध भी जियोडेसी से है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि सुंडा ट्रेंच जो है किस द्वीप के समांतर है? जावा, मालदीव, सुमात्रा, मॉरिशस। सुंडा जो है जावा द्वीप के समांतर है, जो इंडोनेशिया का जावा द्वीप है ना, उसी के समांतर सुंडा गर्त है जो हिंद महासागर में है। और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा ही है, और इसकी गहराई लगभग 7,725 मीटर है। अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे गहरा गर्त कौन है, तो मोरियाना ट्रेंच है जो कि प्रशांत महासागर में। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने विकसित किया था? वेगनर ने। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोल शास्त्रवेत्ता थे जिनका नाम था वेगनर, और उनके द्वारा ही महाद्वीप एवं महासागर के विवरण को समझाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? यही कोरियोलिस बल है जिसके कारण पवनों की दिशा बदल जाती है। तो एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण उत्पन्न होता है, और इस बल के कारण हवाएं विक्षेपित यानी कि मुड़ जाती है।
क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं मिलती है। ऑप्शन है लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन। तो लेबनान जो है मृत सागर से हटकर इसके उत्तर में अवस्थित है और इसकी राजधानी बेरूल है। लेबनान की राजधानी बेरूल है और मृत सागर समुद्र से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु है और यह एक नमकीन झील का है। तो विश्व का सबसे खारा झील कौन है? तुर्की का वान झील, और उसके बाद मृत सागर यानी कि डेड सी। क्लियर है। डेड सी में थोड़ा चला जाता था, उसमें तैरिएगा, डूबिए नहीं। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लो, उधर में दिखाइए। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है। इल्मेनाइट किसका खनिज है? टंगस्टन का, कि टाइटेनियम का, कि गैलियम का, कि टीन का? टाइटेनियम का। इल्मेनाइट जो है वह टाइटेनियम लौह अयस्क का खनिज है जिसका आदर्श सूत्र है FeTiO3 और वाणिज्यिक दृष्टि से इल्मेनाइट टाइटेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। यह भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है। और टाइटेनियम इस सब का प्रयोग कहाँ किया था? हवाई जहाजों में किया जाता है, क्योंकि लोहे से ज्यादा मजबूत और वजन में हल्का होता है, इसलिए। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है, उसका क्या नाम है? अवतल है कि समतल है कि उत्तल है, क्या है? अवतल है। अवतल है। दर्पण एक चिकनी सतह है जिसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश के रिफ्रैक्शन यानी कि परावर्तन के कारण बनता है और यह वास्तविक या आभासी, आवर्धित या समान आकार या सीधा अवतल दर्पण में होता है। वहीं उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा और अवतल दर्पण से ही बड़ा प्रतिबिंब संभव है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होगा? साइड मिरर में। क्लियर है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। नेक्स्ट बताइएगा लो, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, हमारा शरीर हवा से अधिक गर्मी विकृत करता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है और हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। पसीना मानव शरीर में त्वचा के नीचे मौजूद श्वेत ग्रंथियों के कारण होता है। एक पंखा गर्म मौसम में आराम प्रदान करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है और विकिरण केवल परम ताप पर ही निर्भर करता है और इसका हवा से या न होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। रेडिएशन वो कब होगा? हाई टेम्परेचर पर होगा, परम ताप। ठीक है। तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, इसलिए पंखा हमें आराम की अनुभूति देता है। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किसके से समझाया जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं। साथ ही मछली अगर पड़ी है पानी में तो अपने ऊपर दिखेगी, छड़ जो है टेढ़ा दिखेगा। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के कि विखंडन के? विखंडन पर बा हाइड्रोजन बम कि परमाणु बम विखंडन पर है? अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित संलयन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन है। नहीं पढ़े हैं सूर्य में क्या है कि 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं। क्लियर है। 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, तब जाकर सूर्य में ऊर्जा पैदा होता है। तो जब हाइड्रोजन बम कह दिया तो ये क्या हो गया? नाभिकीय संलयन हो गया। वो भी कौन? अनियंत्रित। अब परमाणु बम में क्या है? अनियंत्रित विखंडन है। नाभिकीय। बताइएगा लोग कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दबाव के कारण पानी जो है हाई टेम्परेचर पर उबलने लगता है। यानी कि प्रेशर कुकर बढ़ते दाब के साथ पानी के क्वथनांक को ऊपर उठा देता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को, और इसलिए प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और उच्च ताप पर वह उबलने लगता है। नेक्स्ट बताइएगा लोग
कि यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कुछ घंटों के लिए खोल दिया जाए, फ्रिज का दरवाजा, तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर मूल रूप से एक ऊष्मा इंजन है। क्या है? हीट इंजन है, जो विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात रेफ्रिजरेटर एक शीत क्षेत्र से तप्त क्षेत्र में ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। परिणाम स्वरूप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाएगा तो कमरा गर्म हो जाएगा और उसका टेम्परेचर भी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर। और विभवांतर का ऐसा ही यूनिट क्या है? वोल्ट है। सवेरे ही पढ़े हैं हम लोग BRSI में। अच्छा, ये मीटर से क्या मापिएगा? हाँ ठीक है, इसी मापिएगा विद्युत धारा। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापिएगा। और वहीं गैल्वेनीमीटर से विद्युत धारा एवं धारा की दिशा अगर ज्ञात करना हो तो गैल्वेनीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों ने सुना होगा कि यदि बर्फ का टुकड़ा जो है पानी से लबालब भरे एक गिलास में तैर रहा है, माने गिलास में पानी भरा हुआ है और उसमें बर्फ का टुकड़ा, माने पूरा गिलास जो है पानी से भरा है, शीशा का गिलास है और उस पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा कि क्या होगा? एकदम जल स्तर उतना कहीं उतरा रहेगा। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी में तैरता है, नहीं डूबता है चाहे तैरता है। किसी भी वस्तु को पानी में तैरने के लिए क्या चाहिए? डेंसिटी उससे कम होना चाहिए, उस द्रव्य से कम होना चाहिए और अपने भार के बराबर जल को हटाना चाहिए। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, यानी कि लॉ ऑफ बुआयंसी। तो यहाँ पर हम लोग थे कि बर्फ का घनत्व पानी घनत्व से कम होता है, इसलिए वह पानी पर तैरता है और इस दौरान वह अपने वजन के बराबर पानी को विस्थापित करता है और तब पिघलने के बाद उसी आयतन में बदलती है जिसे उसने विस्थापित किया है, इसलिए जल स्तर समान है। आप जानिए बर्फ जो तैर रहा है ना, उसका 9 भाग पानी के नीचे है, सिर्फ एक ही भाग ऊपर है। इसलिए समझिए कि बर्फा ऊपर तैरता, जाकर टकरा जाए तो मत टकराइएगा, क्योंकि चूर चूर हो जाइएगा। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि एक पंख पक्षी का पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो क्या होगा? तीनों निर्वात में वैक्यूम में बोले हैं, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल वह स्थिति है जब कार्य करने वाला एकमात्र बल गुरुत्वाकर्षण बल हो। और तीनों चीजों के लिए जमीन से टकराने के लिए आवश्यक समय केवल गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करेगा, जो सभी के लिए समान है क्योंकि वैक्यूम है। क्योंकि निर्वात में कोई वस्तु वायु जो है प्रतिरोध नहीं करेगी, अतः तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। और निर्वात पैदा करना हम लोगों के बस की चीज नहीं है। चल जाइए चंद्रमा पर। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि ग्रेफाइट और हीरा दोनों जो है किसके अपरूप है? कार्बन के अपरूप है। बहुत अच्छा कि ग्रेफाइट और हीरा जो है ये दोनों कार्बन के अपरूप है। ठीक है, और ग्रेफाइट और हीरा जो है एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के दो अपरूप है, इसलिए समान रासायनिक गुण भी रखते हैं, अतः वे समान रासायनिक अभिक्रियाओं से गुजर सकते हैं और दोनों को जब जला दीजिएगा तो कार्बन ही निकलेगा। ग्रेफाइट हीरे की तुलना में नरम होता है जबकि हीरा कठोर है। हाँ, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और ग्रेफाइट में षष्ठकोणीय संरचना होती है जबकि हीरे में चतुष्फलकीय होती है। और हीरा किसके कारण चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के कारण। क्लियर है? और ग्रेफाइट को पेंसिल में भी उपयोग किया जाता है। विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का भी सुचालक होता है। उसके अलावा आपको नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, स्नेहक, हाँ एकदम खूब छिहुली। नेक्स्ट बताइएगा लोग, ग्रेफाइट को हम लोग काला शीशा भी कहते हैं क्योंकि इसको चलाने पर काले रंग का निशान भी छोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जाते हैं कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को द्रव्यमान संख्या अर्थात एटॉमिक मास को हम लोग जेड से, आप लोग क्लास नहीं देखे हैं, इसका मतलब
क्लास जो लोड हुआ है उसमें बताया गया है कि एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है। तो एटॉमिक मास का मतलब होता है कि प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को एटॉमिक मास कहते हैं और उसे जेड से डिनोट किया जाता है। बार बार इससे प्रश्न बीपीएससी में पूछ रहा है। और परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर में क्या है कि उसमें प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों दोनों में से किसी की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो निचला होता है, जैसे C614। तो C में जो 6 है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु क्रमांक है। और ऊपर वाला क्या है, मास है। वजन हमेशा भारी होता है तो सर पर ही न लेके हम लोग जाते हैं। वजन कहाँ रखिएगा, यानी कि ऊपर वाला क्या है, एटॉमिक मास है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि सीमेंट का मुख्य संगठक, मुख्य घटक कौन कौन है सीमेंट का। सीमेंट का जो मुख्य घटक देखिए, यहाँ पर देखिए घटक नहीं पूछ रहा है। घटक पूछता तो बहुत सारी चीजें, बालू वालू चूना पत्थर सब हो जाता, कैल्शियम वैल्शियम सब हो जाता, एल्युमिनियम भी हो जाता। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पूछ रहा है कि मुख्य चीज कौन है, तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन, रोहतास एवं कैमूर के पहाड़ी से पाइए और डालमिया नगर और बंजारी में सीमेंट कारखाना लगाइए। तो चूना पत्थर यानी कि CaCO3 जो है, इसमें 60 से 65% का उपयोग सीमेंट में किया जाता है। हालांकि सीमेंट के निर्माण में कैल्शियम, सिलिकॉन यानी कि बालू, जिप्सम, राख, लोहा इत्यादि का भी उपयोग किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न अगर पूछता है कि सीमेंट के घटक कौन है, तो उसमें सब हो जाता है, जिप्सम भी हो जाता, उसके अलावा ये कैल्शियम हो जाता, सिलिकॉन हो जाता, जिप्सम हो जाता, राख हो जाता, आयरन हो जाता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है मुख्य घटक कौन है, तो चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन। और बिहार में कहाँ पाया जाएगा, वहीं रहता है रोहतास कैमूर की पहाड़ियों में। तब ना जाकर डालमिया नगर और बंजारी में सीमेंट फैक्ट्री लगा दीजिएगा। नेक्स्ट बताइएगा लो आप लोग, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग क्यों होते हैं। अगर ऐसे प्रश्न पूछेगा ना तो हालत खराब हो जाएगा। कि अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि समस्थानिकों का मतलब क्या है कि जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें एटॉमिक नंबर समान हो। और यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि समस्थानिक अलग अलग क्यों होते हैं, इसका मतलब है कि सब में द्रव्यमान संख्या का अंतर है। ये पूछ रहा है समस्थानिक, लेकिन आंसर आप मार रहे हैं संभारिक का। देखिए प्रश्नों को घुमा रहा है। समस्थानिक का मतलब होता है कि जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो। द्रव्यमान संख्या भिन्न हो वो समस्थानिक है, और जिसका द्रव्यमान संख्या समान रहेगा उसको आइसोबार समभारिक कहेंगे। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उसको सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम बताइए। हाँ, बॉक्साइट है। एल्युमिनियम पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और यह धात्विक तत्व और अलौह धातु है। बॉक्साइट अयस्क इसका मुख्य स्रोत है। कैलामाइन किसका अयस्क है, जस्ता का, जिंक का। गैलेना सीसा यानी कि पीबी यानी कि लेड। और कैल्साइट चट्टानी खनिज है। और औरम सोना हो गया, ठीक है। सिल्वर ये सब चांदी हो गया, वैज्ञानिक नाम है इसका। नेक्स्ट आएगा लो कि किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है। बफर विलयन, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन। 7 से अधिक है क्षारीय। जिस पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने। और पीएच स्केल जो है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को इंगित करता है और इसका मान 0 से 14 के बीच होता है। 0 से जो 7 होगा वो होगा अम्लीय, और जो बराबर में 7 होगा उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा वो। और 7 से जो ज्यादा होगा वो क्षारीय हो जाए। तो जल क्या है, उदासीन है। बार बार पीएच स्केल को देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको बीपीएससी पकड़ के रखा है। जैसे पीएच स्केल को बार बार पूछ रहा है। एटोम जो होता है परमाणु, एटॉमिक नंबर को भी पूछ रहा है, कभी एटॉमिक मास पूछ रहा है, कभी संभारिक पूछ रहा है। तो एटोम को पकड़ के रखा है, ठीक है। उसके अलावा आप बीपीएससी में चल जाइए तो राजकुमार शुक्ला को चंपारण सत्याग्रह नहीं छोड़ेगा। 1857 का क्रांति में जाइए तो वीर कुंवर सिंह को नहीं छोड़ेगा। इससे प्रश्न आना ही आना है। उसके अलावा चल जाइए बीच में बिहार समाजवादी पार्टी, उसको तो धर के रखा है। फिर आ जाइए आप, हम वैधव जैन धर्म सब निश्चित प्रश्न पूछता है।
हाँ, ये वो पूछता है नहीं पूछता है सिद्धू घाटी सभ्यता में से, लेकिन इसमें जरूर पूछेगा। उसके अलावा बिहार एसआई में है ये कि जो 4-5 सेट हम लोगों ने इधर पढ़ा है उसमें एगो चीज को पकड़ के रखा है। वो बताइए लोग कौन सुने हैं, लो आप लोग भी। जितने भी नेशनल पार्क हैं उसको हरदम रिपीट कर रहा है, कभी कहीं का नेशनल पार्क को पूछ ले रहा है। उसके अलावा प्रकाश के अपवर्तन का जो सिद्धांत है इसको तो बिहार ऐसा ही पकड़ कर रखा है। 5 गो सेट पढ़े लो, 5 सेट में वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को ध्यान देकर पढ़ना है कि देखिए परीक्षा में रिजल्ट नहीं आने के पीछे यही कारण है कि पढ़े हुए प्रश्नों को हम लोग गलती कर देते हैं, उसको गलती नहीं करना है। तो सही में क्या है? कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? इसके बारे में हम आप लोगों को बताए भी थे, आप लोग आंसर बताइए इसका। नाइट्रोजन। आप लोग जानते हैं कि जितने भी पिक्चर प्लांट होते हैं कीटभक्षी पक्षी जैसे कि ड्रोसेरा, नेफेंथिस, डायनोसिया, ये सब क्या करते हैं? ये सब पहाड़ी इलाके में उगते हैं और ये अपने नाइट्रोजन की जब कमी हो जाती है तो ये कीड़ों को पचा लेंगे, यानी प्रोटीन ग्रहण करने के लिए क्या करेंगे? कीड़ों को पचाएंगे और उनसे नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे। जहां नाइट्रोजन होगा वहां प्रोटीन होगा, हमेशा याद रखना है। इसलिए ना दलहनी पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और उसी प्रोटीन को हम लोग लेके खा जाते हैं। क्लियर है? तो ड्रोसेरा, नेफेंथिस और डायोनिया किसके प्रकार है? कीटभक्षी पौधे हैं, पिक्चर प्लांट है और ये लोग नाइट्रोजन को लेते हैं, कीड़े खाते हैं नाइट्रोजन लेने के लिए, प्रोटीन का उपलब्धता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि रात के जो समय है यह सलाह दी जाती है कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि रात में वह कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। पेड़ पौधे रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि उस व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। लेकिन जे आम के रखवारी करेला लीची के दादा हमारा मुआ मत तोड़े लो, वो लोग के जाके समझावल जाए तो कोई लोग का हाँ हमारा मत तुरे के ही प्लान में 1200 नहीं जाएगा लगो कि बायोडिग्रेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु प्रोटीन, रेडियोधर्मी पदार्थ। बैक्टीरिया है, बहुत अच्छा। देखिए बायोडिग्रेबल का मतलब होता है बायोडिग्रेबल जिसको जो है गला दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो बायोडिग्रेबल अपशिष्ट को बायोरेमिडिएशन प्रक्रिया द्वारा एक उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है। बायोरेमिडिएशन जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की एक शाखा है जो दूषित पदार्थों प्रदूषकों को हटाने में जीवित जीवों जैसे रोगाणुओं और बैक्टीरियाओं का उपयोग करता है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट लकड़ी, फल, सब्जी यही न गला सकते हैं, प्लास्टिक तो नहीं न गलेगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट में क्या क्या होंगे? प्लास्टिक, कांच, धातु के अपशिष्ट, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये भी प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल है? ऑप्शन है कागज, ऑप्शन बी में है प्लास्टिक, ऑप्शन सी में है मोबाइल के केस। किसको गलाइएगा? कागज गल जाएगा। ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, जैव अपशिष्ट पदार्थ हैं। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि पानी मिट्टी में से जड़ों को जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं विसरण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण, परासरण। ओस्मोसिस होगा। ओस्मोसिस एक भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपनी जड़ कोशिकाओं, झिल्लियों के माध्यम से जल या पोषक तत्वों, खनिजों को प्राप्त करते हैं। और कौन प्राप्त करता है? जाइलम। वेस्कुलर टिश्यू है, सामान्य ऊतक है और वह किस प्रक्रिया का उपयोग करता है? ओस्मोसिस। किस प्रक्रिया का उपयोग करता है? ओस्मोसिस। हम लोगों ने सिलेबस में इसको शायद पढ़ा भी था, पढ़ा था ना? पत्ती की कोशिकाओं में जल सीरा से परासरण के द्वारा जाता है और CO2 वायुमंडल से जब पौधे ग्रहण करते हैं तो डिफ्यूजन प्रक्रिया है। और जल कैसे ग्रहण करेंगे? यानी कि ओस्मोसिस। पूछ दिया बीपीएससी में, देखिए पढ़े हैं हम लोग।
जैसे जल तो कैसे ग्रहण करेगा? परासरण यानी कि ओस्मोसिस प्रक्रिया से खींचेगा, और ऑक्सीजन कैसे? डिफ्यूजन, विसरण प्रक्रिया से। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा कि पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मनुष्य के मस्तिष्क में, कि लीवर में, कि आंत में, कि किडनी में? मस्तिष्क। मस्तिष्क में सेफनाइड गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में ये पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे सेल टॉक्सिका भी कहते हैं। हाँ, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन यानी कि पीयूष ग्रंथि ही डेवलपिंग हार्मोन निकलता है, और इसकी अधिकता हो जाने से कौन सा रोग हो जाएगा? सोमैटोट्रोपिक ढीमकायता, या एक्रोमेगली कहिए, और कमी होने से बौना हो जाएगा। क्लियर है? बताइएगा लोग कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन है? ओ है एबी नु ग्रहण करेगा, एक्सेप्टर। स्वीकार करने का मतलब क्या है? सबसे खून कौन लेगा? एबी लेगा, और सबको कौन देगा? ओ। क्लियर है? सबसे खून लेगा एबी। देखिए इतना आसान क्वेश्चन, आप गलती मत कीजिए लो भाई। अच्छा, ये लेता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, और वहीं O माइनस को सर्वदाता समूह माना गया है क्योंकि इसमें न तो कोई एंटीजन होता है और न ही कोई RH फैक्टर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि RH प्लस को RH प्लस का ही खून देना चाहिए। अगर गड़बड़ दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्रथम बार में तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन देने वाले का बाद में हालत खराब हो जाएगा। और ये एरिस्ट्रोब्लास्टिस फिटेलस रोग हो जाता है अगर प्लस वाला का शादी माइनस से हो जाए। पहला बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन दूसरा बच्चा में या तो गर्भे में मर जाएगा, ना तो जन्म होने के बाद मर जाएगा। और उस बीमारी का क्या नाम है? एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलस। अंग्रेज के यहाँ पैदा हुई है, सब चीज पूरा DNA का प्रोफाइल मांगेगा सब आपसे। अच्छा, निमोनिया एक संक्रमण है किसका? तंत्रिका तंत्र, रक्त का, फेफड़ा का, त्वचा का? निमोनिया जो है फेफड़ा का है। टीबी भी फेफड़े प्रभावित करता है। निमोनिया यानी कि न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला फेफड़ा का एक श्वसन संक्रमण है, और यह वायु में जीवाणु या कवक से फैल सकता है। यह संक्रामक रोग है जो खांसने या छींकने से प्रभावित होता है। निमोनिया बच्चा में ज्यादा होता है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? एक्सरे, पाराध्वनिक, पराबैंगनी, सूक्ष्म तरंगे। एक्स पाराध्वनि, अल्ट्रासोनिक ऐसा तकनीक है जिसका उपयोग आंतरिक अंगों और ऊतकों की छवियों को उतारने में किया जाता है। अतः गर्भावस्था के दौरान गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने और किसी भी असामान्यता की जांच करने के लिए अल्ट्रासोनिक यानी कि पाराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। और ये तरंगे शरीर से गुजरती हैं और जहां ऊतक घनत्व में परिवर्तन होता है से वापस परावर्तित हो जाती हैं, और इन तरंगों को विद्युत संकेतों में बदला जाता है जिससे अंगों की छवियां बन जाती हैं। क्लियर है? यानी कि ये भी परावर्तन के नियम पर चलता है, यानी कि पाराध्वनिक तरंगों का। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन, इसका मतलब होता है खून को चढ़ाना। आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होना चाहिए? RH फैक्टर में। ट्रांसफ्यूजन यानी कि रक्त आधान एक नियमित चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें खून की हानि होने पर रक्त बदलने में मदद मिलती है। रक्त आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक के साथ भी संगत होना चाहिए। RH फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है, अतः रक्त आधान के समय RH प्लस को RH प्लस का ही एवं RH माइनस को RH माइनस का ही खून दिया जाना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है। थोड़ा चढ़ाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा चढ़ाइएगा तो बस का राम नाम कहानी खत्म। अच्छा, नहीं बताइएगा लो कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा और किसमें मदद करता है? पौधे का जो तना है वो भोजन वितरित करने के अलावा और कौन सा कार्य है जिसमें मदद करता है?
ऑप्शन है भोजन के भंडारण में, पौधे को आकार देने में, श्वसन करने में, प्रकाश संश्लेषण में। का है भोजन के भंडारण में ना दी। आलू किसका उदाहरण है? आलू तना का ही ना उदाहरण है, स्टेम ही ना है, तो भोजन का भंडारण नहीं हो गया। तना जड़ों और पत्तियां और फूलों के बीच एक कली है। तना क्या है? जड़, पत्ती और फूलों के बीच के कड़ी है, तने में लगा रही। और तना पौधे को सहारा प्रदान करने के साथ साथ कई कार्य करता है, जबकि भंडारण में आलू कंद के रूप में, प्रकाश संश्लेषण में कैक्टस का पर्णाभ स्तंभ, कैक्टस में तनवे नु काम करला, कैक्टस में कहा पत्ती है, तो प्रकाश संश्लेषण भी तो सहायता कर दिया स्टेम कैक्टस के लिए। और स्टेम जो है आलू के लिए बदल गया भोज्य पदार्थ में, और एक से अधिक विकल्प इसमें मैंने सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा लो, कैक्टस से कोई फायदा है? जैव रेगिस्तान में तब पता चली, हरियर चीज देखे के ना मिली कहीं रेगिस्तान में, कैक्टस से मिलेगा। फ्रूट है, चाइना वाला सब खाता है, सब कैक्टसों में फ्रूट है। देखिए कैक्टस जो नागफनी का जो पौधा है ना, वो पानी के बचत करने के लिए उसकी पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि पानी की बचत करने के लिए किसकी पत्तियां कांटे में बदल जाएगी? कैक्टस। तो रेगिस्तानी पौधे में अधिकतर वहीं सब पाया जाता है। नेक्स्ट आप लोग प्रश्न को बताइएगा, कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कौन सी कंपनी बना रही है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी कि आधुनिक जो संसद भवन बन रहा है उसको टाटा कंपनी बना रही है। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब की गई है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत 1 फरवरी 2019 से की गई है। और यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, इसको बजट 2019 में पारित कराया गया, जिस समय पीयूष गोयल थे। और ये जो है 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर से शुरू की गई, और इसमें जो है किसानों की आय को दुगुनी कर देना था 2024 तक। इसीलिए किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई, और इसके अंतर्गत प्रत्येक किसानों के खाते में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया दिया जाता है। क्लियर है? तो किसान सम्मान निधि की शुरुआत 15 लाख बोले थे नेता का बाप पाद और किसका घोड़ा का, हाँ वो सब बराबर है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत 2019 से की गई थी। क्लियर है? फरवरी 2019 से। और इसके अंतर्गत 3 टर्मों में एक वित्तीय वर्ष में 6,000 रुपया 2-2 हजार करके दिया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? अच्छा, ये जो फ्रांस की कंपनी जो है दसॉल्ट एविएशन, उससे कौन सा लड़ाकू विमान भारत खरीदा? राफेल। तबे ना हाला हुआ चौकीदार चोर है, चोर। राफेल खरीद लिया है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है? 2017 में। सितंबर 2016 में आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दे दी गई, और 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। ठीक है, मोदी की सरकार के कार्यकाल में 2017 से रेल को आम बजट के साथ मिला दिया गया। रेलवे के लिए अलग बजट 1924 में शुरू किया गया था। ठीक है, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। हमारे संविधान में बजट का कोई उल्लेख नहीं है, और वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द बजट को संदर्भित करता है, और अनुच्छेद 112 जो है से संबंधित प्रावधान बजट है, और बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। अच्छा, अटल सुरंग जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी यही है, राजमार्ग है, हाईवे है अटल सुरंग, जो रोहतांग दर्रा में बन रहा है। लाहौल स्पीति को जोड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो आप लोग, कोविशील्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो कोरोना का टीका है, तो कोविशील्ड को कौन सी कंपनी बनाई?
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भूलिएगा लो नहीं, बहुत पूछ रहा है प्रश्न में कि कोविशील्ड को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और कोवैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक ने, ठीक है। और दोनों में ICMR सहयोग किया है। तो कोविशील्ड को कौन बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने। जाइकोव को जाइडस कैडिला द्वारा और कोर्बोवैक्स को बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा। तो ये सब याद रखिएगा लोग, कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नहीं आएगा, बतियाते हैं, पूरा दुनिया तबाह था, नहीं आएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया, ये नहीं पूछ रहा है कि कोरोना क्या है, किससे होता है? जीवाणु से, विषाणु से, किससे होगा? विषाणु से। जीवाणु तो शांत हो गया, विषाणु में हम छींक रहे हैं तो उसमें चल जाएगा। अच्छा, टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ है उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 19 पदक, जिसमें 5 गो स्वर्ण है, 8 गो रजत है, 6 गो कांस्य है। और निशानेबाज अवनी लखेरा 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। रजत क्या पदक? सिल्वर पदक है, चांदी वाला। निशानेबाज जो अवनी लखेरा है वो लगातार 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है। पैरा ओलंपिक मतलब विकलांग है। और वो भी वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में। हाँ, अच्छा। प्रमोद भगत जो हैं किस खेल के खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के। कृष्णा नागर भी बैडमिंटन है, ठीक है। और सुमित अंतिल बैडमिंटन है। जो नीरज चोपड़ा खेलता है वही है, जेवलिन थ्रोअर है, भाला फेंक। अच्छा, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किस देश से है? भारत जो क्या किया अफगानिस्तान में, जब अफगानी जब कब्जा कर लिया है तो भारतीयों को वापस बुलाने के लिए किया है। अच्छा बताइएगा लोग, कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भाला फेंक में किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। अच्छा, किस दिवस को जो है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक। खूब भाला फेंकिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवारों के लिए 243 सीटों में कितनी सीटें जो है आरक्षित की गई है? 40 गो तो दोनों मिला के बा। SC के कितना बा? 29 और 2 गो बा ST के। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40। राज्यसभा सदस्यों की संख्या बिहार में 16। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75। विधानसभा में शेड्यूल कास्ट यानी कि SC की सीटों की संख्या 38 है और वहीं जो है ST की सीटों की संख्या 6 गो हो गई। नेक्स्ट बताइएगा लोग, रश्मि कुमारी जो हैं वह भारत की सबसे युवा कुशल महिला कैरम खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं? हाँ, बिहार की हैं। पटना में जाके घर बना लिया है। अच्छा, 1917 में गांधी जी किसके आमंत्रण पर चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ला। अच्छा, चंपारण जो गांधी जी आए तो कौन कौन लोग थे गांधी जी के साथ 1917 में? सुन लीजिए, ब्रजकिशोर शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई जो उनके निजी सचिव थे, नरहरि पारिक, JB कृपलानी, ठीक है। नहीं बताइएगा लोग कि बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस जिला में? रोहतास में। पुरुषों में वही है और महिलाओं में कौन सबसे साक्षरता? सहरसा में। और इस तरह कहेगा कि सबसे ज्यादा साक्षरता तो रोहतास और सबसे कम साक्षरता पूर्णिया। तब न पूर्णिया के प्रत्येक ग्राम में पुस्तकालय बनाया गया। अच्छा, बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? भागलपुर या मुंगेर जिला का। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का है, 1015 महिला है सब। कहा जाए गोपालगंज घूम के आए का?
बनाया जाए चलेगा इसमें। इंडिया चला जाए कभी घूमने के लिए। अच्छा बताइएगा लोग छील लेगा। कि पटना में 1857 के क्रांति के दौरान कौन सा अफीम एजेंट जो था वो अपना जान गंवा दिया? लॉयल। और पटना से क्रांति 1857 की क्रांति का नेता कौन था? पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन इस तरह पूछेगा तो बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध को। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध को। देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य कुल में और क्षत्रिय कुल में, शाक्य गण था और क्षत्रिय कुल था, कपिलवस्तु यानी कि नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। 29 वर्ष के उम्र में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की खोज में घर को त्याग दिया और कुछ वर्षों तक भटकने के बाद 35 वर्ष की उम्र में फल्गु यानी कि निरंजना यानी कि नीलांजन नदी के किनारे गया में के बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। तब से ये बुद्ध बन गए। उल्लेखनीय है कि महावीर स्वामी को जिम्भी ग्राम के समीप रिजुबालिका नदी के तट पर कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उनको कैवल्य प्राप्त हुआ और इनको बुद्ध। राजकुमार शुक्ला जो है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार में काफी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए थे और इसी में चंपारण के राजकुमार शुक्ला जी भी थे जो स्वयं 3 कठिया की व्यवस्था नील की खेती के अंतर्गत उत्पीड़न के शिकार थे। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही गांधी जी चंपारण आने और इस स्थिति का अध्ययन करने के लिए सहमत हुए। क्लियर है? अच्छा अच्छा जो गया के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 वाला चित्तरंजन दास थे। तो 112 में भी हुआ था बिहार में माकीपुर पटना में। उसके अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ माधोलकर। 1940 में रामगढ़ झारखंड में हुआ था। ठीक है। और उसके अबुल कलाम आजाद थे 1940 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 30, 31, 32। तो अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930-32 के दौरान 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया। हरिजन के प्रतिनिधि के रूप में कौन भाग लिए थे? भीमराव अम्बेडकर। और उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल द्वितीय अधिवेशन में ही गांधी जी भाग लिए थे। एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। बाकी लोग जो भी उनके साथ गया था वो अपने स्वयं के खर्चे से गए थे। क्रिप्स मिशन आइए। जापान की सफलताओं से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टोफेड क्रिप्स को नए संवैधानिक प्रस्ताव देकर भारत भेज दिया। लिनलिथगो था और क्रिप्स का कांग्रेस नेताओं के साथ पहली बैठक 29 मार्च को हुई। क्रिप्स मिशन की सफलता ने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की, क्योंकि ना मुस्लिम लीग को स्वीकार था क्रिप्स मिशन 42 में आया था, ना कांग्रेस को स्वीकार था, क्योंकि डोमिनियन स्टेट। हाँ तो कहा हुई डोमिनियन धैल रहा अपना लगे। डोमिनियन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, बताइए। डोमिनियन स्टेट काम तू करब लेकिन निर्णय हम करें। हाँ तो क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारत छोड़ो आंदोलन की का मामला मैंने तैयार कर दिया और बंबई से 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 43 से 21 फरवरी 47 है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? बेवेल था। लिनलिथगो था। बेबल का कार्यकाल तो 43 से 47 है। इसमें कैबिनेट मिशन आया था बेबल के समय। फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च शिष्टमंडल कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की और जिसका आगमन 25 मार्च 46 को दिल्ली हुआ। बेबल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 43 से 21 फरवरी 47 तक है। बेबल से पहले लिनलिथगो था, उसी ने अगस्त घोषणा की थी। अगस्त घोषणा किसने की थी? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो दिया था।
चीज आपको नेक्स्ट, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2021 में जो हुआ था उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 19 पदक जीते थे। अच्छा, ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? षष्ठकोणीय और हीरा की चतुष्फलकीय। और हीरा क्यों चमकता है? अपने उच्च अपवर्तनांक और प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। हीरा कई प्रकार का होता है, कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं और जिनका उपयोग शीशा करने में होता है। और भारत में एक हीरा था जिसका नाम था कोहिनूर, और उसको किले कौन गया? डलहौजिया भिजवा दिया।